हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग के यूनिट 1 एंड 2 से सेलिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज। एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज के ऊपर हमने वीडियोस बना रखे हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और वीडियो वाइज भी जो है आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डैश इज नॉट द फंक्शन ऑफ ए सेल्स पर्सन, यानी किसी सेल्स पर्सन का क्या सा फंक्शन नहीं है। एडवर्टाइजिंग, ऑर्डर टेकन, सेल्स सपोर्ट या फिर डिलीवरर। तो सेल्स पर्सन का जो रोल होता है देखा जाए तो ऑर्डर लेना, सेल्स को सपोर्ट करना और उसको डिलीवर करना भी होता है, लेकिन एडवर्टाइजिंग सेल्स पर्सन का काम नहीं होता है। तो ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वालिफाइंग ए प्रोस्पेक्ट इज। क्वालिफाइंग ए प्रोस्पेक्ट यानी प्रोस्पेक्ट को क्वालिफाइंग करना क्या होता है। आइडेंटिकल, विच चेकिंग रेफरेंस फॉर एन एप्लीकेंट, डिटरमाइनिंग विच एप्लीकेंट टू हायर, कंडक्टिंग ए एग्जिट इंटरव्यू या फिर डिटरमाइनिंग इफ ए प्रोस्पेक्ट इज इंटरेस्टेड इन ए प्रोडक्ट। तो क्वालिफाइंग ए प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है कि क्या प्रोस्पेक्ट आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर इंटरेस्टेड है तो क्वालिफाई हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन कर जाएगा ऑप्शन डी, डिटरमाइनिंग इफ ए प्रोस्पेक्ट इज इंटरेस्टेड इन ए प्रोडक्ट। उसको कहते हैं क्वालिफाइंग अ प्रोस्पेक्ट। नेक्स्ट है पर्सनल सेलिंग इज मोर इफेक्टिव देन एडवर्टाइजिंग व्हेन द कस्टमर बेस इज। तो जो पर्सनल सेलिंग है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एडवर्टाइजिंग से। कब? लार्ज और लोकल, जब कस्टमर बेस आपका लार्ज होता है और लोकल होता है, या फिर कस्टमर बेस जब स्मॉल होता है और वाइडली डिस्पर्स होता है, या फिर कस्टमर बेस आपका लार्जली और वाइडली डिस्पर्स होता है, या फिर कस्टमर बेस स्मॉल और लोकल होता है। तो पर्सनल सेलिंग कब इंपॉर्टेंट होता है? एडवर्टाइजिंग से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्मॉल और वाइडली डिस्पर्स। जब छोटे कस्टमर बेस छोटा होता है और वाइडली डिस्पर्स होता है तो उस केस में आपका पर्सनल सेलिंग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पर्सनल सेलिंग। आपको नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि पर्सनल सेलिंग का टाइप कौन सा नहीं है। ऑर्डर गेटर, ऑर्डर सपोर्टर, ऑर्डर राइटर या फिर ऑर्डर टेकर। तो देखिए, ऑर्डर गेटर यानी ऑर्डर गेट करना, पाना, ऑर्डर सबको सपोर्ट करना, ऑर्डर टेक यानी ऑर्डर लेना। लेकिन ऑर्डर राइटर ये पर्सनल सेलिंग का टाइप नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन का जाएगा ऑप्शन सी, ऑर्डर राइटर ये पर्सनल सेलिंग का टाइप नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग की कैटेगरी नहीं है। प्रोफेशनल, सिस्टमैटिक, इंडस्ट्रियल या फिर कंज्यूमर। तो देखिए, पर्सनल सेलिंग जो हम प्रोफेशनल में भी करते हैं, इंडस्ट्रियल में भी करते हैं, कंज्यूमर में भी करते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक ये पर्सनल सेलिंग का कोई कैटेगरी नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द सिस्टमैटिक पर्सनल सेलिंग का कोई कैटेगरी नहीं है। प्रोफेशनल, इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर ये प्रोफेशनल सेलिंग की कैटेगरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल्स पीपल हु ट्रेवल टू कॉल ऑन कस्टमर इज नॉन एज आउटसाइड सेल्स फोर्स, फील्ड सेल्स फोर्स, इनसाइड सेल्स फोर्स या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो बट ऑब्वियसली से सेल्स पीपल ट्रेवल कर रहे हैं कस्टमर के कॉल पे तो आउटसाइड सेल्स फोर्स भी कहलाएंगे, उनको फील्ड सेल्स फोर्स भी कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश इज द मोस्ट इफेक्टिव प्रमोशनल टूल इन मेकिंग बायर प्रेफरेंस, कन्विक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्शन। तो कौन सा मोस्ट इफेक्टिवली प्रमोशन टूल होगा जिसमें कि बायर प्रेफरेंस, कन्विक्शन और उनको एक्शन लेने के लिए जो है इंपॉर्टेंट होता है। पर्सनल सेलिंग, प्रमोशन मिक्स, डीलर प्रमोशन मेथड या फिर सेल्स प्रमोशन। तो बट ऑब्वियसली बात है कौन सा बेटर होगा? पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव प्रमोशनल टूल इन मेकिंग बायर प्रेफरेंसेस, कन्विक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्शंस। नेक्स्ट है व्हाट आर द की कंसेप्ट ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का की कंसेप्ट क्या है? नीड एनालिसिस, डेमोन्स्ट्रेशन, सेल्स प्रेजेंटेशन, ट्रायल क्लोज या फिर ऑप्शन ई ऑल ऑफ दिस। तो बट ऑब्वियसली बात है कि देखिए, पर्सनल सेलिंग में हम क्या कहते हैं कि नीड को एनालाइज करते हैं कस्टमर की, फिर उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं प्रोडक्ट को, सेल्स प्रेजेंटेशन देते हैं, फिर ट्रायल को क्लोज करते हैं। तो ऑप्शन ई ऑल ऑफ दिस, सभी के सभी ये पर्सनल सेलिंग के कॉन्सेप्ट हैं। सेल्स पर्सन हु सेल देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कस्टमर ऑन टेलीफोन इज कॉल्ड, यानी कि वो सेल्स पर्सन जो टेलीफोन के थ्रू जो है कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल करते हैं उनको क्या कहते हैं? आउटसाइड सेल फोर्स, इनसाइड सेल फोर्स, टेली मार्केटिंग, टीम सेलिंग या फिर ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो बट अब टेलीफोन पे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? सी टेली मार्केटिंग कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टास्क ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का कौन सा टास्क नहीं है? सर्विसिंग, शेपिंग, प्रोस्पेक्टिंग या फिर मेजरिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, पर्सनल सेलिंग क्या करता है? ये सर्विस भी देता है, शेप भी करता है कस्टमर को, प्रोस्पेक्ट भी करता है, कस्टमर को क्वालिफाई करता है। तो ऑप्शन डी मेजरिंग, मेजरिंग काम जो है पर्सनल सेलिंग का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिलेशनशिप मार्केटिंग फर्म फोकस ऑन डैश रिलेशनशिप विथ डैश। आपको बताना है कि कौन से टाइप का रिलेशनशिप जो है किसके साथ जो है फोकस किया जाता है रिलेशनशिप मार्केटिंग में। शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर एंड स्टेक होल्डर ऑप्शन है, ऑप्शन बी है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर एंड स्टेक होल्डर, ऑप्शन सी है शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर या फिर ऑप्शन डी है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग में हम किस पे फोकस करते हैं? लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर एंड स्टेक होल्डर। नेक्स्ट है विच प्रमोशनल टूल इज मोस्ट इफेक्टिव इन बिल्डिंग अ बायर्स प्रेफरेंस, कन्विक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्शन। तो यहाँ पे देखिए, आपको नीचे बताना है कि कौन सा प्रमोशनल टूल ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। तो पर्सनल सेलिंग, बट अब इस बात है ये रिपीटेड क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्समैनशिप मीन्स सेल्समैनशिप का क्या मतलब होता है? ब्रिंगिंग प्रोडक्ट टू द नोटिस ऑफ द पब्लिक, फेस टू फेस प्रेजेंटेशन, द आर्ट ऑफ सेलिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस, या फिर ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोडक्ट। तो सेल्समैनशिप का मतलब होता है द आर्ट ऑफ सेलिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस। किसी प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करने को ही हम क्या कहते हैं? सेल्समैनशिप कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सेल्समैन? सेल्समैन का कौन सा फंक्शन नहीं है? तो ऑप्शन ए है बाइंग रॉ मटेरियल एंड टर्निंग देम इनटू फिनिश गुड्स, ऑप्शन बी है फाइंडिंग बायर एंड स्टिमुलेटिंग देम टू परचेज गुड्स, ऑप्शन सी एडवर्टाइजिंग, ऑप्शन सी सेल्स प्रमोशन। तो देखिए सेल्समैन का काम क्या नहीं होता? ऑप्शन ए रॉ मटेरियल को खरीद करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, ये सेल्समैन का काम नहीं है। बाकी तीनों ही क्या है? सेल्समैन का काम होता है। नेक्स्ट है द क्वालिटीज ऑफ ए गुड सेल्समैन इंक्लूड। तो एक गुड सेल्समैन का क्या क्वालिटीज हो सकती हैं? फ्रेंडलीनेस, कॉन्फिडेंस और पोलाइटनेस। ऑप्शन बी है डिलीजेंस, एग्रेसिवनेस एंड पोलाइटनेस, ऑप्शन सी है पंक्चुअलिटी, चेयरफुलनेस एंड गुड लुक, ऑप्शन डी है स्मार्टनेस, परसुएसिवनेस एंड इंसॉलेंस, या फिर ऑप्शन ई ऑल ऑफ दिस। तो एक गुड सेल्समैन की क्वालिटी क्या होती है? ऑप्शन ई ऑल। ये सारी की सारी क्वालिटीज एक गुड सेल्समैन की होती हैं। In order for a customer to arrive at a buying decision, the salesperson should present the product according to। तो एक कस्टमर को बाइंग डिसीजन तक ले आने के लिए सेल्स पर्सन को कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना होगा? द इंडिविजुअल कस्टमर इज कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग, द सेल्स पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू सेल्स पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट करना है, ए स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर और प्रेजेंटेशन, या फिर एक स्टैंडर्ड जो होता है प्रेजेंटेशन का उसके अकॉर्डिंग, द बायर प्रोफाइल बेस्ड ऑन इंडस्ट्री रिसर्च, बायर प्रोफाइल के बेसिस पे, या फिर द क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन ऑफ द प्रोडक्ट के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको प्रेजेंट करना है। तो किस हिसाब से प्रेजेंट करना है जिससे कि कस्टमर जो है बाइंग डिसीजन तक आ जाए, यानी खरीदने के लिए तैयार हो जाए? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए द इंडिविजुअल कस्टमर्स नीड। बट ऑब्वियसली बात है कि पर्सनल सेलिंग आप कर रहे हो तो कस्टमर को क्या चाहिए उसकी नीड के अकॉर्डिंग आप जो है अगर प्रेजेंटेशन देंगे तो आपका हो सकता है कि कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज कर ले। नेक्स्ट है सेल पीपल आर सेम एज। तो सेल पीपल किसकी तरह के सेम होते हैं? सेल्स कंसल्टेंट्स की तरह, एजेंट की तरह, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की तरह, या फिर सेल्स इंजीनियर के सेम होते हैं, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस सभी की तरह होते हैं? तो सेल पीपल किसकी तरह होते हैं? सभी की तरह। सेल्स कंसल्टेंट भी होते हैं, एजेंट्स भी की तरह होते हैं, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की तरह भी होते हैं, और सेल्स इंजीनियर भी उनको कहा जाता है। ए सेल्स पर्सन शुड सीक आउट, क्लेरिफाई एंड ओवरकम एनी कस्टमर ऑब्जेक्शंस ड्यूरिंग द सेल्स प्रेजेंटेशन इन ऑर्डर टू। तो आपको बताना है कि जो कस्टमर के ऑब्जेक्शंस होते हैं सेल्स प्रेजेंटेशन के टाइम पे, जब पर्सनल सेलिंग में जो सेल्स पर्सन होता है वो प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, किसी प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन दे रहा होता है, तो उस वक्त जो कस्टमर के ऑब्जेक्शन है उसको क्लेरिफाई करना चाहिए, उससे ओवरकम आ जाए। क्यों? ताकि ऑप्शन है ऑफर द बायर ए डिस्काउंट फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑप्शन बी मिनिमाइज द बायर कंसर्न अबाउट द प्रोडक्ट, ऑप्शन सी कॉम्प्लीमेंट द बायर फॉर मेंशनिंग द ऑब्जेक्शन, या फिर ऑप्शन डी टर्न द ऑब्जेक्शन इनटू रीजन फॉर बाइंग। तो बट ऑब्वियसली बात है कि जो कस्टमर के ऑब्जेक्शन है उसको टर्न कर देना चाहिए कि वही वो रीजन बन जाए उसके खरीदने का। तो ऑप्शन डी टर्न्स द ऑब्जेक्शन इनटू रीजन फॉर बाइंग। इसलिए हम जो है क्लेरिफाई करते हैं कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को सेल्स पर्सन। दीज टू मेजर एरिया आर कंसिडर्ड एज क्रिटिकल आउटकम फॉर सेल्स ट्रेनिंग। तो आपको बताना कि वो दो एरिया, मेजर एरिया कौन से हैं जो कि क्रिटिकल आउटकम होते हैं किसी भी सेल्स ट्रेनिंग के? इम्प्रूव्ड शेड्यूलिंग एंड रूटिंग प्रैक्टिसेस, ऑप्शन बी है इम्प्रूव्ड सेल्फ मैनेजमेंट एंड इम्प्रूव्ड कस्टमर रिलेशनशिप, ऑप्शन सी है इम्प्रूव्ड बजट कंट्रोल एंड सेल्स रिपोर्टिंग, या फिर ऑप्शन डी है इम्प्रूव्ड सेल्फ मैनेजमेंट एंड कोचिंग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? दो मेजर एरिया जो है किसी भी सेल्स ट्रेनिंग के जो आउटकम होते हैं, इम्प्रूव्ड सेल्फ मैनेजमेंट एंड इम्प्रूव्ड कस्टमर रिलेशनशिप। सेल्स ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है ताकि आप सेल्फ मैनेज भी कर सको और साथ ही साथ कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव कर सको। ये दो मेजर एरिया है। नेक्स्ट है सक्सेसफुल सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम आर। तो कौन सा सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा? बेस्ड ऑन क्लियर एंड मेजरेबल ऑब्जेक्टिव। वो ट्रेनिंग जो है प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा जो कि क्लियर एंड मेजरेबल ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस है। ऑलवेज लीडर लेड प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम जो कि लीडर लेड पे होता है। रिएक्टिव प्रोग्राम, या फिर फोकस्ड ऑन प्रोडक्ट चेंज, जो जिसका फोकस प्रोडक्ट चेंज पे होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बट ऑब्वियस बात है ऑप्शन है बेस्ड ऑन क्लियर एंड मेजरेबल ऑब्जेक्टिव। ऐसा सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि क्लियर और मेजरेबल ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है वो सक्सेसफुल होगा। मोटिव कैन बी। तो मोटिव्स क्या हो सकते हैं? पैट्रोनेज मोटिव, प्रोडक्ट मोटिव, इमोशनल एंड रेशनल मोटिव, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो देखिए कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने का ये सारे के सारे मोटिव हो सकते हैं। पैट्रोनेज मोटिव भी हो सकता है, प्रोडक्ट मोटिव भी, यानी प्रोडक्ट की वजह से आप परचेज कर रहे हो, इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, फिर रेशनल अटैचमेंट हो जाता है। तो ये चारों के चारों क्या होते हैं? मोटिव हो सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश आर द रीजंस दैट क्रिएट एन इम्पल्स इन द कस्टमर टू इनिशिएट एक्शन। तो नीचे देखिए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि जिसकी वजह से इम्पल्स क्रिएट होता है कस्टमर के अंदर, जिससे कि वो तुरंत जाके परचेज कर लेता है। जैसे कि आपने कोई जा रहे थे अचानक से कोई सामान देखा, आपको पसंद आया, आपने तुरंत उसको परचेज कर लिया। तो कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर साइकोलॉजी, बाइंग मोटिव, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बाइंग मोटिव। बाइंग मोटिव जो है ये रीजन होता है किसी भी कस्टमर के अंदर इम्पल्स को क्रिएट करने का।
नेक्स्ट है कंज्यूमर साइकोलॉजी स्टडीज। तो कंज्यूमर साइकोलॉजी क्यों पढ़ा जाता है? टू डिसाइड द मार्केट स्ट्रेटजी, फॉर कंडक्टिंग रिसर्च ऑन कंज्यूमर एटीट्यूड एंड बिहेवियर, टू फिक्स प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? कंज्यूमर की साइकोलॉजी को क्यों पढ़ा जाता है? बट ऑब्वियसली बात है इन सभी के लिए कि ताकि हम उसके अकॉर्डिंग मार्केट स्ट्रेटजी को डेवलप कर सकें, डिसाइड कर सकें, हम रिसर्च कर सकें कंज्यूमर एटीट्यूड और बिहेवियर के ऊपर, हम प्राइस जो है फिक्स कर सकें प्रोडक्ट का। तो इसलिए हम कंज्यूमर साइकोलॉजी पढ़ते हैं। द फर्स्ट पर्सपेक्टिव यूज्ड इन कंज्यूमर साइकोलॉजी इज। तो कंज्यूमर साइकोलॉजी में पहला पर्सपेक्टिव क्या यूज होता है? बिहेवियरिज्म, मोटिव, सेल्समैनशिप, या फिर ऑप्शन डी प्राइसिंग। तो कंज्यूमर साइकोलॉजी की जब स्टडी करते हैं तो जो पहला पर्सपेक्टिव होता है वो होता है बिहेवियरिज्म, वो कैसा बिहेव कर रहा है, कंज्यूमर बिहेवियर जो आप देखते हैं। द साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर आर। तो आपको बताना है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर कौन से हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं? मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीफ एंड एटीट्यूड, कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लास, रेफरेंस ग्रुप, फैमिली, रोल एंड स्टेटस, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखो साइकोलॉजिकल फैक्टर कौन से होते हैं? मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीफ एंड एटीट्यूड। तो ये क्या है? ये साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो कि कंज्यूमर बिहेवियर पे अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है डैश इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेलिंग प्रोसेस। यानी कि कोई भी सेलिंग प्रोसेस है तो क्या ऐप जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसका क्या होता है? प्री अप्रोच, प्रोस्पेक्टिंग, रेजिंग ऑब्जेक्शन, या फिर फॉलो अप। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? प्रोस्पेक्टिंग। पहले आप अपने कस्टमर को प्रोस्पेक्ट करिए, आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद उसको प्री अप्रोच करिए, फिर उसके बाद जो है आप सेल्स प्रेजेंटेशन देते हैं, फिर ऑब्जेक्शंस आता है, फिर फॉलो अप करते हैं, तो बाकी की बात आता है। तो पहला स्टेज क्या होता है किसी भी सेलिंग प्रोसेस में? प्रोस्पेक्टिंग होता है, कस्टमर को आइडेंटिफाई करना कि आपके प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स कौन से हो सकते हैं। नेक्स्ट है डैश इज दी हर्ट ऑफ द सेलिंग प्रोसेस। यानी कि नीचे दिए ऑप्शन में बताया कि सेलिंग प्रोसेस का हर्ट कौन सा होता है? प्रोस्पेक्टिंग यानी कस्टमर को आइडेंटिफाई करना, अप्रोच करना कस्टमर को, सेल्स को प्रेजेंट करना, सेल प्रेजेंटेशन, या फिर ऑप्शन डी ऑब्जेक्शन को हैंडल करना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? किसी भी सेलिंग प्रोसेस का जो हर्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? वो होता है सेल्स प्रेजेंटेशन, या कि आपको आप प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हो। तो ऑप्शन सी इज दी सेल्स प्रेजेंटेशन इज दी हर्ट ऑफ द सेलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है प्रमोशन टेक्निक फॉर कंज्यूमर्स अकॉर्डिंग टू विच डेमोन्स्ट्रेशन एंड डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट मेड एट द प्लेस ऑफ सेल आर कार्ड। तो आपको बताना है कि जहाँ पे प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है वहाँ पे जब आप कोई प्रोडक्ट डेमोस्ट करते हो या डिस्प्ले करते हो कंज्यूमर्स के लिए, तो उसको कौन सा प्रमोशन टेक्निक कहा जाता है? पॉइंट ऑफ परचेज प्रमोशन, सेंट ऑफ डील, सेल्स प्रीमियम, या फिर एडवर्टाइजिंग स्पेसिलिटीज। तो इसको करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? पॉइंट ऑफ परचेज प्रमोशन। यानी कि जहाँ पे कस्टमर परचेज करने जा रहा है वहीं पे आप जो है प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेट कर रहे हो, डिस्प्ले कर रहे हो, प्रोडक्ट कैसे बना, या उस तो उसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ परचेज प्रमोशन कहते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल सेलिंग स्टेप इन विच सेल्स पर्सन आस्क फॉर एन ऑर्डर टू कस्टमर इज क्लासिफाइड एज। तो आपको बताना है कि पर्सनल सेलिंग का वो कौन सा स्टेप है जहाँ पे सेल्स पर्सन जो है वो ऑर्डर करने के लिए कस्टमर से कहता है? शिपर अप्रोच, हैंडलिंग शिपमेंट, क्लोजिंग, या फिर फॉलो अप। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा कि भाई जब आपने पूरा सेल्स प्रेजेंटेशन दे दिया तब आप क्या करते हो कि आप कस्टमर से पूछते हो कि आप इसको परचेज करेंगे या नहीं करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोजिंग। यानी कि जब वो अपने सेल्स प्रेजेंटेशन को क्लोज कर रहा होगा तब आप कस्टमर से पूछता है कि तो आपको क्या लगा, आपको पसंद आया कि नहीं आया प्रोडक्ट, आप खरीदना चाहेंगे कि नहीं करेंगे। क्लोजिंग के टाइम पे वो क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड स्टेप इन द पर्सनल सेलिंग प्रोसेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्री अप्रोच स्टेप इज टू। तो आपको बताना है कि पर्सनल सेलिंग प्रोसेस में थर्ड स्टेज क्या होता है प्री अप्रोच के बाद? प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, अप्रोच, या प्रेजेंटेशन एंड डेमोस्ट्रेशन। देखिए तो प्रोस्पेक्टिंग क्वालिफाइंग ये पहला स्टेज होता है कि पहले आप कस्टमर को प्रोस्पेक्ट करते हो, क्वालिफाई करते हो, और फिर उसके बाद क्या करते हो? प्री अप्रोच के बाद आप उसको अप्रोच करते हो। तो ऑप्शन सी इज दी थर्ड स्टेप इन पर्सनल सेलिंग। प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग फर्स्ट, सेकेंड प्री अप्रोच, देन थर्ड इज अप्रोच। नेक्स्ट है स्टेप इन दी पर्सनल सेलिंग प्रोसेस विच कंसिस्ट ऑफ ए फर्स्ट मीटिंग बिटवीन दी कस्टमर एंड सेल्स पर्सन इज कॉल्ड। यानी कि वो स्टेप जहाँ पे पहली बार मीट करता है पर्सनल जो सेल्स मैन होता है, सेल्स पर्सन होता है, वो कस्टमर से पहली बार मिलता है, तो वो कौन सा स्टेज होता है? तो बट ऑब्वियसली बात है वो कौन सा स्टेज होता है? थर्ड स्टेप। अभी जो आपने ऊपर देखा अप्रोच, पहले प्रोस्पेक्ट करता है, क्वालिफाई करता है कस्टमर को, फिर प्री अप्रोच करता है, उसके बारे में डिटेल करता है, फिर अप्रोच करता है कस्टमर को, तो उसको कहते हैं अप्रोच, थर्ड स्टेज। नेक्स्ट है रिड्यूस बायर कंसर्न दैट माइट हैव अराइजन आफ्टर द सेल, रिवील प्रॉब्लम, एश्योर बायर ऑफ सेल्स पर्सन इंटरेस्ट, इंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिपीट बिजनेस इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फॉलो अप। यानी कि किसी कस्टमर को आपने प्रेजेंटेशन दे दिया और कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेज कर लिया, उसके बाद जो है कस्टमर को क्या प्रॉब्लम्स हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज आप पूछ रहे हो, रिवील कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप पूछते हो, बायर खुश है कि नहीं है उससे पूछते हो, दोबारा परचेज करना चाहता है कि नहीं करता उसके बारे में आप जानकारी देते हो, सेटिस्फैक्शन को चेक करते हो, या फिर दोबारा से उस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता है कि नहीं चाहता है। तो ये क्या होता है? फॉलो अप कहलाता है। यानी कि आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया उसके बाद आप उससे कॉन्टैक्ट में बने हुए हैं कि आपको कैसा लगा, सारी चीज़ें आप उससे पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है सेल्स टेक्निक लाई इन विच स्टेज ऑफ एक्शन। तो सेल टेक्निक कौन सी स्टेज ऑफ एक्शन में आता है? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, या फिर ऑप्शन ही ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है एक्शन। सेल्स टेक्निक किस में आएगा? एक्शन में आएगा।
टूल्स ऑफ सेल्स प्रमोशन दैट आर यूज टू ट्रिगर शॉर्ट टर्म कस्टमर इन्वॉल्वमेंट और टू बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप आर कॉल्ड। तो आपको बताना है कि वो कौन सा टूल है सेल्स प्रमोशन का जहाँ पे शॉर्ट टर्म कस्टमर इन्वॉल्वमेंट या फिर कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए ट्रिगर किया जाता है। इनबाउंड प्रमोशन, आउटबाउंड प्रमोशन, ऑर्गेनाइजेशनल प्रमोशन या फिर ऑप्शन डी कंज्यूमर प्रमोशन। तो कंज्यूमर से रिलेटेड है, कस्टमर रिलेशनशिप से रिलेटेड कौन सा होगा? ऑप्शन डी कंज्यूमर प्रमोशन कहलाएगा। सेल्स प्रमोशन टूल थ्रू विच रीसेलर्स आर persuaded to carry the brand, provide self space, promote advertising and push to final buyer is classified at। यानी कि सेल्स प्रमोशन जहाँ पे आप जो है रीसेलर्स को जो है उनको प्रसुएट करते हो, उनको ऑफर देते हो कि वो आपका प्रोडक्ट रखें, आपके प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजिंग करें और आपके प्रोडक्ट को फाइनल कस्टमर को बेचें, तो उसको क्या कहते हैं? तो बट अब होता है आप रीसेलर्स को सेल कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी ट्रेड प्रमोशन। ये ट्रेड प्रमोशन कहलाता है। AIDA स्टैंड फॉर, आपको बताना है कि AIDA का फुल फॉर्म क्या है। तो अभी आपने देखा था अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन, ये आपने याद भी किया होगा था। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन, ये AIDA का फुल फॉर्म होता है। कंपनसेशन इज गिवन विथ बेस पे लिंक टू एन इंडिविजुअल टीम और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इज कॉल्ड। यानी कि वो कंपनसेशन जो कि किसी भी टीम के परफॉर्मेंस पे, ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस पे दिया जाता है, उस कंपनसेशन को क्या कहते हैं? वेरिएबल पे, सैलरीज, बेस पे या फिर ऑप्शन डी वेजेस। तो परफॉर्मेंस के बेस पे है तो उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल पे। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस किसी मंथ आपका घट सकता है, किसी मंथ आपका अच्छा हो सकता है, तो उसके हिसाब से आपका पे घट या बढ़ सकता है। मोस्ट कॉमन एंड यूजुअल फॉर्म ऑफ डायरेक्ट कंपनसेशन पेड इन ऑर्गेनाइजेशन इज। तो आपको बताना है कि मोस्ट कॉमन और यूजुअल फॉर्म ऑफ डायरेक्ट कंपनसेशन कौन सा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? बेस पे एंड बेनिफिट, बेस पे एंड वेरिएबल पे, वेरिएबल पे एंड बेनिफिट या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी बेस एंड वेरिएबल पे। यानी कि कुछ अमाउंट फिक्स होगा और वहीं पे कुछ अमाउंट सेल्स मैन के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। इंसेंटिव्स डिपेंड अपॉन, इंसेंटिव्स किस पे डिपेंड करता है जो कि किसी भी सेल्स पर्सन को मिलता है? प्रोडक्टिविटी पे, सेल्स पे, प्रॉफिट पे या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो बट आपसे बताए इंसेंटिव जो मिलेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? आपकी प्रोडक्टिविटी पे, सेल्स पे, प्रॉफिट, तीनों पे ही डिपेंड करता है। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है एनी कंपनसेशन प्लान मस्ट बी। तो कोई भी कंपनसेशन प्लान कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए अंडरस्टैंडेबल, वर्केबल, एक्सेप्टेबल। ऑप्शन बी है रीजनेबल, वर्केबल, एक्सेप्टेबल। ऑप्शन सी अंडरस्टैंडेबल, फिजिबल, एक्सेप्टेबल या फिर ऑप्शन डी अंडरस्टैंडेबल और वर्केबल और कंपनसेबल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अंडर स्टैंडेबल, वर्केबल और एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो कोई भी कंपनसेशन प्लान है वो अंडरस्टैंडेबल, समझने में आओ, वर्केबल हो, उसको एप्लीकेबल किया जा सके और उसको एक्सेप्ट भी किया जा सके। नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द रेम्यूनरेशन मॉडल। तो नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा रेम्यूनरेशन मॉडल का पार्ट नहीं है? जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब हायरार्की या फिर जॉब एनालिसिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जॉब एनालिसिस। ये जॉब रेम्यूनरेशन मॉडल नहीं है, यानी कि रेम्यूनरेशन मॉडल का पार्ट नहीं है। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे सेलिंग से रिलेटेड यूनिट 1 और यूनिट 2 से। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब मोर वीडियोस। थैंक यू।